हेलो एंड वेलकम बैक बच्चों। तो आज के क्वेश्चन पेपर में हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्लास 8 का मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर। एनुअल एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है ये 2026 का, जो अभी अभी हुआ थोड़ी देर पहले, इवनिंग शिफ्ट का। इसके पहले पार्ट में आप कुछ सवालों के आंसर्स देख चुके हैं, डिटेल में सोल्यूशन हमने बनाया था विद ट्रिक्स एंड टिप्स। लेकिन बचे हुए जो क्वेश्चन हैं उनके आंसर अब हम देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, एक बार फिर से देख लीजिए। हालांकि हमने उसमें बताया था बट थोड़ा सा अधूरा रह गया है क्योंकि हमने कुछ टाइम शायद जल्दी में पूरा सवाल नहीं पढ़ा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 10,584 को गुणा करने पर जब ये पूर्ण घन बनेगा तो इसके जो गुणनखंड होंगे वो कुछ इस तरह से मिलेंगे, 3 की पावर 3, 2 की पावर 3 और 7 की पावर 3। ठीक है जी, हमने बताया था कि 7 से गुणा कर देंगे इसको तो ये एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा, घन बन जाएगा। और यहाँ से जो इसका घनमूल निकालना था, बेसिकली हम घनमूल निकालना भूल गए थे। तो यहाँ पे देखो 3 मिल जाएगा, यहाँ पे 2 भी मिल जाएगा और एक 7 भी मिलेगा। 3 दूनी 6 7 42, 42 उसका होगा घनमूल। ठीक है जी, तो ये इसका पूर्ण आंसर हो गया, पूरा आंसर हो गया आपका। खंड घा सरल करना है इसको। यहाँ पे x इक्वल टू 3, वाई इक्वल टू 2 हम रखेंगे। तो आप रख लीजिए x इक्वल टू 3, वाई इक्वल टू 2। तो यहाँ पे आपका x इक्वल टू 2 रखेंगे तो पहले इसको आप पूरा लिखो, 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y पहले ब्रैकेट में क्या हो रहा है, 2x प्लस 3y पहली ब्रैकेट में, और दूसरी ब्रैकेट में है 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y। ओके, और माइनस 7x प्लस 3y और दूसरे ब्रैकेट में दिया हुआ है x प्लस 2y। ओके, यहाँ पे x इक्वल टू 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 यानी कि 6, और ये y की जगह 2 रखेंगे तो ये भी हो जाएगा 6। ओके, पहला ब्रैकेट क्लोज। दूसरे ब्रैकेट में देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 3x यानी कि 3 3 9 और 4y यानी कि 8, तो यहाँ से मिलेगा 17। उसके बाद ये तीसरा ब्रैकेट है, यहाँ पे 7 इंटू 3 यानी कि 21 प्लस 3 इंटू 2 यानी कि 6, और चौथे ब्रैकेट में आपका 3 प्लस 2 दूनी 4। तो इस ढंग से सब ब्रैकेट्स की वैल्यू हमारे पास आ गई। यहाँ से हमें मिला देखो 6 6 12, यहाँ पे 9 8 17, 12 इंटू 17 माइनस ये 21 6 27 इंटू 7। तो ये अल्टीमेटली आपको क्या मिला, यहाँ से 204 204 और माइनस क्या हुआ, 204 माइनस 27 इंटू 7 यानी कि 189। हम कुछ ढंग से यहाँ लिख देते हैं, 204 माइनस 189, 189। तो ये मिल जाएगा आपको 15। यहाँ से आंसर क्या मिलेगा, 15। आगे देखिए, अथवा करके एक और प्रश्न दिया हुआ है यहाँ पे। ये हमसे कह रहा है निर्देशानुसार हल कीजिए। वो इतने को और इतने को जोड़ना है हमने, तो जोड़ो। यहाँ पे ये 7x² है और यहाँ पे कितना 5x² कितना हो गया, 12x² हो गया ये। उसके बाद 4xy यहाँ पे कुछ है नहीं 4xy जैसा, तो 4xy अकेला रह गया, इसको लिख दो आप। 8y² है, देखो यहाँ पे 4y² है, तो ये 4y² माइनस का है तो ये माइनस हो जाएगा, तो 4y² ही रह जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद ये है 5x, तो आपका 5x, तो इधर कुछ है x में नहीं अकेला कुछ, प्लस का 5x लिखते हैं हम, 5x। अब बचता है क्या आपका 3y, और यहाँ पे क्या है 6y, 3y माइनस का 6y प्लस का यानी कि 3y भी आपका यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे -3 भी है तो यहाँ पे -3 भी आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा इसमें। ओके, आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। उसके बाद देखिए पार्ट 2 देखते हैं, इसका क्या कहता है। में से इतने को घटाना है, में से इतने को घटाना है, तो जिसको घटाना है उसके पहले हम उसको ब्रैकेट में बंद करके माइनस लगा देंगे उसके पहले। तो आप यहाँ पे इसको ब्रैकेट में बंद करोगे और माइनस लगा दो इसके पहले, और सारे के सारे साइन चेंज ही कर दो। ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा। तो देखो 10 यहाँ प्लस का हो गया, 15 यहाँ प्लस का हो गया, यानी कि 25 आ गया शुरू में ही। ठीक है जी। उसके बाद क्या बचता है 4p, ये माइनस का 4p है, और कहीं पे 4p है हमारे पास, सॉरी p है अकेला, कहीं p, ये 8p है, और ये 4p माइनस का 8p प्लस का यानी कि 4p प्लस का बचेगा, 4p प्लस का बचेगा। उसके बाद देखिए q, 8q है ये, और यहाँ पे 7q माइनस का, 8q भी माइनस का, तो ये हो गया 15q।
15Q, उसके बाद 7PQ प्लस का, और PQ कहीं पे है, ये 3PQ माइनस का, तो ये हो गया 4PQ। 4PQ बचेगा ना, 4PQ बचा, कोई प्लस का, 2PQ² माइनस का, ये 5 माइनस का PQ², तो ये हो गया 7PQ² माइनस का। उसके बाद 6P²Q, 6P²Q ये बचा आपका, ये प्लस का 4 है, यहाँ पे 6 है, तो ये 10P²Q। ठीक है, ये वैल्यू आ गई आपकी। आंसर आप एक बार और रीचेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं, अपने अपने आंसर, और कमेंट करके बताओ कि कितने नंबर आपके आ रहे हैं। अब देखिए प्रश्न संख्या 12 क्या कहता है, बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही सीधा सा, एकदम सरल। 6 केजी चीनी की कीमत कितनी, 210 रुपये, तो 1 केजी कितनी हो जाएगी भाई, 210/6, यानी कि 35, 35 का 210 होता है, तो 35 रुपये कीमत हो गई किसकी, 1 केजी चीनी की। ओके, 15 केजी की चीनी कितनी हो जाएगी, तो 15 इंटू 35, 15 इंटू 35 कितनी हो जाएगी, 525 रुपये, 525 रुपीज, इजंट इट। ठीक है जी, तो पहला आंसर हो गया आपका। उसके बाद दूसरा कहता है, यदि किसी व्यक्ति के पास 350 रुपये, तो वह कितने किलोग्राम चीनी खरीद सकता है, भाई 350 रुपये है, और 35 रुपये किलो के हिसाब से खरीदेगा, तो जाहिर सी बात है 10 टाइम जाएगा ये, यानी कि 10 केजी वो चीनी खरीद सकता है, जिसके पास 350 रुपये ही है सिर्फ। ओके डन। अगला देखिए, ये तो आपका इंग्लिश वर्जन हो गया, तो इंग्लिश वर्जन भी आप देख लो। ओके, अथवा करके एक और प्रश्न दिया हुआ है हमें, 12 मजदूर एक कार्य को 18 दिन में करते हैं। 12 मजदूर कितने दिन में कर रहे हैं, 18 दिन में। तो ध्यान रखना, देखो बहुत ही आसान सा सवाल है, अगर आप समझ गए इसको तो। 12 दिन में करना है, ये 12 दिन में करना है, तो कितने मजदूरों की आवश्यकता होगी, क्या निकालना है, मजदूरों की संख्या। तो हम लिखेंगे यहाँ पे चूंकि, चूंकि का निशानी होता है, मजदूरों की संख्या में निकालनी है, तो मजदूर हम बाद में लिखेंगे। 18 दिन में करते हैं, 18 दिन में करते हैं कितने मजदूर, 12 मजदूर। ठीक है जी, 12 मजदूर कितने दिन कर रहे हैं, 18 दिन में। 18 दिन मजदूर करते हैं 12 दिन में, इसलिए एक दिन में कितने लोग करेंगे भाई, एक दिन में करते हैं कितने, 12 × 18, इतने मजदूर चाहिए हमें, लेकिन हमें तो 12 दिन में काम कराना, कितने मजदूर चाहिए, तो 12 दिन में कितने करेंगे, 12 के हिसाब से निकाल दो, 12 दिन में करेंगे कितने, 12 × 18 पहले मिला था हमें, और उसको 12 से डिवाइड कर दो, क्योंकि भाई 12 मजदूर तो कम दिन में करेंगे ना, एक दिन में कराना था, तो इतने मजदूर चाहिए थे। ठीक है, अब ये संख्या तो बहुत बड़ी है ना, 18 दिन 180, 18 36, 216 हो जाता है। ठीक है जी, 216 मजदूर चाहिए एक दिन में करना, तो लेकिन अगर हम 12 दिन में करना, तो इस 216 के मुकाबले कम होगा नंबर, तो 12 से हम डिवाइड करेंगे, कम करने के लिए डिवाइड करते हैं, ये लॉजिक है इसके लिए। तो 12 से 12 कट जाएगा, यहाँ पर 18 मजदूर चाहिए अगर हमें 12 दिन में काम करना है तो। डन है। ओके, अगला देखिए, नेक्स्ट पार्ट कहता है इसका, यदि 9 मजदूर काम करें तो, 9 मजदूर काम करें तो वही काम कितने दिन में होगा, भाई 9 मजदूर काम करेंगे तो कितना टाइम लगेगा, 9 मजदूर काम करेंगे, टाइम लगेगा मतलब दिन निकालने, तो हम फिर से ये लिखेंगे, क्योंकि 12 मजदूर माह से मजदूर करते हैं, ऐसे लिख लो शॉर्ट थोड़ा सा, करते हैं, क्योंकि 12 मजदूर करते हैं 18 दिन में, इसलिए एक मजदूर करेगा 18 × 12 दिन में, और 9 मजदूर अगर लगा दें तो एक मजदूर के मुकाबले कम दिन में करेगा, तो 18 × 12/9 ये हो जाएगा, इससे कट करोगे 2 आ जाएगा, 12 × 24, तो 24 दिन में जो है वो काम खत्म कर देंगे, 9 मजदूर अगर लगा दिए जाए तो। ये हो गया आपका दूसरे प्रश्न का भी आंसर। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 13 की ओर। यहाँ पे हमसे कहा गया है एक पाई चार्ट बनाने के लिए। पाई चार्ट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, देखो ऐसा कुछ ये होता है आपका पाई चार्ट, जब आप सर्किल का इस्तेमाल करते हो ना, ऐसे वृत्त का। ठीक, तो यहाँ पे हम इस ढंग से इन सबको दिखाएंगे। ठीक, अब यहाँ पे देखना ये है कि कितने कितने डिग्री पे हम किस चीज़ को दिखाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर अंग्रेजी आप देख रहे हो, यहाँ पे 45 विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 45, और यहाँ पे है 60, तो ये हो 105 और 20 ये हो गया 125, 30, 155, 155, 10, 165, 165 और 15, 180, 180 हो रहा टोटल इनका एडिशन।
और यहाँ पे जो टोटल डिग्री होते हैं वो कितने होते हैं 360। तो यानी कि हर किसी को जो है आपने डबल करके दिखाना पड़ेगा, यहाँ पे डबल एंगल पे दिखाना होगा। तो आप कुछ इस ढंग से दिखाएंगे इन सबको। ये अंग्रेजी विषय के कितने विद्यार्थी हैं 45, तो ये 90 डिग्री पे दिखाएंगे आप। तो ये हो गए आपके अंग्रेजी वाले ENG इंग्लिश, कितने डिग्री 90 डिग्री। ठीक है जी। ऐसे ही आप गणित में दिखाओगे 60, सॉरी 60 नहीं 120, 120 डिग्री, तो लगभग लगभग आपका 120 डिग्री ये हो जाएगा। ये किसकी बात हो रही है? गणित की, मैथ्स या गणित कह लो आप, गणित। ठीक है, कितने डिग्री 120 डिग्री। ऐसे ही आप दिखाएंगे फिजिक्स को 20 डिग्री, 20 नंबर है यहाँ पे, तो 20 दूनी 40 डिग्री। फिजिक्स को आप दिखाओगे 40 डिग्री, तो ये लगभग इतना यहाँ पे 40, यहाँ दिखा दो फिजिक्स PHY, और यहाँ पे आप दिखाओगे 40 डिग्री। अगला नंबर है केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री का संख्या है छात्रों की यहाँ पे 30, तो इसे देंगे हम 60 डिग्री, 60 डिग्री। ठीक है, तो लगभग लगभग पूरा इसी के पास चला जाएगा। और ऐसे ही बचता है आपका इकोनॉमिक्स, ये 20 डिग्री पे, और ऐसी चित्रकला आप बांट लोगे। ठीक है जी। ये शायद हमने थोड़ा ज़्यादा दिखा दिया है, 120 डिग्री इतना लगभग बैठे, ऐसे करके आप हर किसी को दिखा दोगे, तो ये हो गया आपका पाई चार्ट। ठीक है जी। उसके बाद देखते हैं यहाँ खंड के बाद, यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न से लेकर के 16 नंबर तक के प्रश्न है। हर एक प्रश्न कितने अंक का है? 4 अंक का। तो एक स्कूल में विद्यार्थियों के लिए एक स्विमिंग पूल बनाया गया है। पूल की लंबाई 20 मीटर, चौड़ाई 10 मीटर और गहराई है 2 मीटर। 10, 20, 10 और 2। पूल के अंदर फर्श और चारों दीवारों पर क्या लगाई गई? टाइल्स लगा दी गई हैं। ठीक है जी। अब बताना है पूल के फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा। तो फर्श का क्षेत्रफल तो लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, तो L इंटू बी होगा। L क्या है हमारी 20 और B क्या है 10, 20 है 200। 200 अगर ये मीटर में दिया तो स्क्वायर मीटर हो जाएगा ये। ठीक है जी। अगर सेंटीमीटर में दिया तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। देखो किसमें दिया? मीटर में दिया तो मीटर स्क्वायर हो गया। दूसरा देखिए क्या कहता है, यदि पूल की सभी विमाएं बराबर हैं तो यह किस प्रकार का 3D आकृति बनता है। वो ये 3D आकृति तो बनेगा, वो तो ठीक है, लेकिन होगा तो एक क्यूबॉइड ही, क्योंकि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग है। तो जब भी एक भुजा अलग हो जाती है तो क्यूबॉइड बनता है। तीसरा देखिए, टाइल से ढके जाने वाले पूल का कुल क्षेत्रफल। तो पूल का जो क्षेत्रफल आप निकालोगे, तो क्यूबॉइड का क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं? ये निकालते हैं क्यूबॉइड का क्षेत्रफल एरिया, ये सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, ऐसे कह सकते हो आप, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ये होता है आपका 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है जी। ये देखिए, तो ये हो गया टाइल से ढके जाने वाला। अब इसमें छत तो होगी नहीं, छत नहीं होगी तो भाई लंबाई इंटू चौड़ाई माइनस कर दो, तो L इंटू बी, ये माइनस कर दो आप। कुल क्षेत्रफल कैसे निकलेगा फिर? तो ये आएगा 2, L इंटू बी मतलब हो जाएगा 200, 20 है 200, और ये BH कितना होगा? B होता है 10, H कितना होता है 2, 2 ही होता है ना। यस, एक सेकंड, कितना आ रहा है इसको हटाएंगे, इसकी दिक्कत होगी। हाँ जी 2 ही है। ठीक है, तो L यानी कि 20 इंटू 2 यानी कि ये हो जाएगा 40, और अब क्या बचता है आपके पास? L इंटू बी। ओके, L भी तो ये है, BH है सर, ये B और H। तो B था कितना? B था 10 और H कितना था 2, 10 दूनी 20 होगा, तो ये सॉरी ये कितना होगा 20, तो इसको कर देते हैं 20। और ऐसे ही H इंटू एल, H कितना है 2 और L कितना है 20, तो ये हो गया 40। ठीक है जी। तो यहाँ पे आप देखोगे 200, 220, 260, 260 इंटू 2 है ये, तो कितना हो गया ये? चलो पहले इधर वाले को लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे L इंटू बी, L इंटू बी, L कितना है 20 और बीस कितना है बी कितना है 10, 20 इंटू 10 यानी कि 200। ठीक है जी। तो यहाँ से अंदर देखेंगे तो ये हो जाएगा 400, दो को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 400, और ये हो जाएगा 40, और ये हो जाएगा 80। 400 प्लस 40, 440 प्लस 80, 520 माइनस 200, यानी कि ओवरऑल 320 मीटर स्क्वायर हो गया ये एरिया, टाइल से ढके जाने वाली उसका पार्ट का एरिया। ठीक है जी। अगला, अथवा करके एक और प्रश्न दिया है, इस स्विमिंग पूल में कितने घन मीटर पानी भरा जा सकता है। तो भाई वॉल्यूम तो वही कम ही रहेगा, वॉल्यूम पे तो कोई फर्क पड़ना नहीं है। वॉल्यूम के लिए क्या करते हैं? L इंटू बी इंटू एच। एल कितना है 20, बी कितना है 10, एच कितना है 2, 20 है 200 तो 400, 400 मीटर स्क्वायर, सॉरी क्यूब, मीटर क्यूब, 3 से 3 साल की पावर आप पूछ ली। ठीक है जी। ओके, ये इसका इंग्लिश वर्जन आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके,
अब आया ये आपका हिंदी वाला प्रश्न संख्या 15 कहता है कि सृष्टि ने एक चतुर्भुज के आकार वाली वॉल हैंगिंग दीवार पर टांगने वाली वस्तु पीक्यूआरएस का निर्माण किया है, जिसका चित्र आपके सामने है। इसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं और समानांतर हैं। आमने सामने की भुजाएं कैसी हैं? बराबर है, यानी कि ये आयत हो सकता है या फिर हो सकता है आपका समानांतर भी है। भुजाएं अगर समानांतर होती है आयत बनता है, या फिर आपका रोम्बस बनता है, समांतर चतुर्भुज, या फिर समचतुर्भुज, सॉरी समचतुर्भुज बनता है, या फिर बनता है वर्ग। लेकिन वर्ग नहीं बन सकता क्योंकि देखो ये साइड अलग है, आमने सामने की भुजाएं बराबर जरूर हैं लेकिन चारों भुजाएं बराबर नहीं है। ये ठीक है, ये और ये बराबर है। इसको आप एक लाइन से दिखाओगे तो इसको भी एक लाइन से दिखाना पड़ेगा, इसको दो लाइन से दिखाओगे तो इसको भी दो लाइन से दिखाना पड़ेगा क्योंकि आमने सामने की भुजाएं बराबर है। और क्या दिया है इसके अलावा इसने हमें? पीक्यूआरएस के बारे में और कुछ नहीं दिया, ठीक है। तो पीक्यूआरएस किस प्रकार का चतुर्भुज है? भैया आयत है, क्योंकि यहाँ पे पी भी 90 डिग्री का बताया है ना, ठीक है, 90 डिग्री का है। भुजाएं आमने सामने वाली बराबर जरूर है लेकिन चारों भुजाएं बराबर नहीं है, तो वर्ग नहीं हो सकता, आयत है, ठीक है जी। अब चूंकि ये 90 डिग्री का बन रहा है इसीलिए रोम्बस भी नहीं हो सकता, तो रोम्बस भी नहीं हो सकता, स्क्वायर भी नहीं हो सकता, तो बचता है रेक्टेंगल, ठीक है जी, रेक्टेंगल है हमारा ये। ओके डन। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, क्या चतुर्भुज पीक्यूआरएस के विकर्ण बराबर हैं? विकर्ण आयत के बराबर होते हैं, ये बात सही है। समद्विभाजित भी करते हैं, ठीक है, लेकिन 90 डिग्री पर नहीं करते। यस, हम कर देंगे यस, हाँ जी सही बात है। उसके बाद थर्ड प्रश्न कहता है यदि आर एस इज इक्वल टू दिस और पी एस बराबर इतने, तो आर एस की वैल्यू यहाँ पे क्या दी है? देखो ये आर एस, ये एस है, तो एक्स की वैल्यू तो कितनी दी है? 20 दी है, तो इसके बराबर हम 20 रख दें, तो 3x माइनस 7 इज इक्वल टू 20, तो 3x इज इक्वल टू 27, तो x का मान कितना आ गया? 9। x का मान कितना आया? 9। अब यहाँ पे y की वैल्यू भी निकाल लेते हैं 2y माइनस 3 से, ठीक है, ये पी एस की बराबर है। तो देखिए इसको हम कैसे दिखाएंगे? पी एस क्या है हमारा? पी एस तो ये है ना, तो ये अगर 15 है तो ये भी सामने वाला 15 है, ठीक है, तो 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 15 रख सकते हैं। यहाँ से हम y का मान निकालेंगे तो 2y इज इक्वल टू 18, तो y इज इक्वल टू 9। दोनों मान आ गए आपके पास x और y के, ठीक है जी। आगे देखिए अथवा करके एक और प्रश्न है, वॉल हैंगिंग के चारों ओर लगाने वाले लेस की लंबाई, भाई पेरीमीटर पूछिए इसकी, ठीक है, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? चारों भुजाओं का योग, ठीक है, आमने सामने की भुजाएं बराबर है तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हो 2 इंटू एल प्लस बी। एक 15 है, ये 15 है, तो ये 20 है, तो 15 प्लस 20 35, 35 इंटू 2 70 मीटर, कितनी हुई? 70 मीटर सेंटीमीटर है, चलो जो भी दिया बहरहाल वही है, सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर, देखने क्या दिया ऊपर, सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर। ओके जी। अगला एक प्रश्न है 16 नंबर प्रश्न कहता है लैपटॉप का मूल्य है 40,000, दुकानदार को ग्राहक को लैपटॉप के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देनी है। छूट देने के बाद छूट वाले मूल्य पर 18% जीएसटी भी जोड़ा जाता है। तो हमने कुछ प्रश्न दिए हुए वो प्रश्न हमने आंसर करने हैं। ये तो इंग्लिश वर्जन देख लो आप पहले, उसके बाद हिंदी वर्जन देखो, कह रहा है कि बट्टा या छूट का सूत्र क्या होगा। तो छूट का सूत्र की अगर हम बात करें तो छूट इन परसेंटेज या परसेंटेज छूट ऐसे लिख सकते हो। छूट परसेंटेज बराबर होता है कितना डिस्काउंट दिया, सपोज एक्स रुपीज डिस्काउंट दिया हुआ है, ठीक है जी, यहाँ पे अंकित मूल्य और इंटू 100 ऐसे करके आप परसेंटेज छूट निकाल सकते हो। दूसरा कहता है लैपटॉप पर छूट राशि ज्ञात करनी है। वही 40,000 रुपये, उसने 20% की छूट दे दी, 20/100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, बचा 400 इंटू 20, तो 4 दूनी 8, 8,000 कितना हो गया? 8,000 की छूट हो गई, ठीक है जी। अब क्या बचता है आपके पास जब 8,000 की छूट होगी तो? और क्या पूछा है आपसे? थर्ड कहता है छूट के बाद वाली कीमत पर जीएसटी की राशि, छूट के बाद कितना बचा? 40 में 8,000 छूट देती 32,000, 32,000 रुपये चाहिए हमें छूट की, सॉरी जीएसटी कितना? 18% है, तो 18, 100, 2 जीरो से 2 जीरो, फिर 32 इंटू 18, 18 दूनी 36, 86 लगे 3, 18 से 54 और 3 57, 576 और एक जीरो लगा दो, इतनी छूट हो गई आपको जीएसटी, सॉरी इतना टैक्स लगेगा आपको, जीएसटी इतनी लगेगी। ओके, अब अथवा करके एक और प्रश्न दिया हुआ, अगर कोई छूट ना दी जाती तो जीएसटी के बाद की कीमत क्या होती? तो वही देखो, जब छूट नहीं दी जाती तो 40,000 पे आपको जीएसटी देनी पड़ती, कितनी? 18%, यानी कि इसका 18% निकाल दो, इतनी कीमत होती है आपकी। 2 जीरो से फिर 2 जीरो खत्म, 118 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 1 4 18 72, तो 472 और 2 लगेंगे जीरो,
ठीक है, 400 वाले 2 जीरो यहाँ लग गए, तो 47,200 रुपये उसे कुल पे करना होता है अगर उसको डिस्काउंट नहीं मिलता तो। गॉट इट। और बच्चों इसके बाद ये आपका इंग्लिश वर्जन है इसका। फिर भी आपको लगता है कहीं कुछ रह गया है, कहीं कुछ समझ में नहीं आया है, ज़्यादा क्लैरिटी की ज़रूरत है आपको, तो आप कमेंट करना, हम दूसरा वीडियो बना देंगे जिसमें और ज़्यादा डिटेल में बनाने की कोशिश करेंगे और ज़्यादा सरल शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून।